रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ये कितने टाइप्स की होती है, इसको आप कैसे मेजर करते हो और कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। रेट ऑफ रिएक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फिर हमको पढ़ना है एवरेज रेट वर्सेस इंस्टेंटेनियस रेट। तो मैंने आपको बताया था ना कि अरे टाइप कि यहाँ पर 2 टाइप ये होती हैं रेट्स, कौन कौन सी, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, उनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और अब बताओ फिर भाई तीसरे पार्ट में क्या पढ़ना है, कोरिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट्स ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, बोलो भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। आप ये माने कि हमारे पास एक रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है इनटू प्रोडक्ट, ठीक है बात। इसकी आप कंसंट्रेशन मान लो x, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग क्या होगी 0, और भाई प्रोडक्ट की बताओ, इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी 0 है स्टार्टिंग में। क्यों, तो पता नहीं होगा सारा हमारे पास स्टार्टिंग क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, इजंट इट। इसको मैं बोलता हूँ x0, इसमें क्या बोलता हूँ भाई x0 बोलता हूँ। तो इसको आप भाई, फिर उसको आप सिंपलीफाई दो, आप यहाँ पर x बोल लो, ओके। बल्कि आप एक काम करो भाई, हमारे पास 2 रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट हैं। एक तो आप क्या मानो, एक तो आप मानो A टू B, A रिएक्टेंट B प्रोडक्ट, और एक क्या हमारे पास C टू D। हमारे पास 2 रिएक्शन है। अब ये मानो इसका भी मेरे पास क्या है 1 मोल, इसका भी मेरे पास क्या है 1 मोल। भाई डेफिनेशन बोलने से पहले मैं एक बार नहीं है इसको हम देखो, हमने आपको बताया था ना कि रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, वैसे तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन, इजंट इट। लेकिन भाई साइंटिफिक कम्युनिटी जब तक किसी भी चीज को मैथमेटिकली डिफाइन ना कर ले, उनको चैन नहीं पड़ता। क्योंकि भाई मैथमेटिकली उस चीज को डिफाइन करने पर उसको कंपेयर करना क्या होता है, काफी आसान होता है, ठीक है। तो आपने अब आपने क्या करना है, आपने स्पीड ऑफ द रिएक्शन का कोई मैथमेटिकल पैरामीटर तैयार करना है, कि एक ऐसा मैथमेटिकल पैरामीटर जो कि भाई स्पीड ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सके, ओके। तो भाई हमारे पास 1 मोल A है और 1 मोल क्या है C, तो C कन्वर्ट होता है D में और A कन्वर्ट होता है भाई B में, ठीक है बात। अब ये मानो कि शुरू में क्या है इनके 1 मोल है ना। अब जो हमने भाई इसको पहली 5 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया, तो 5 मिनट के बाद ये तो मिलता है मुझे 0.2, कितना भाई 0.2 मोल बचा हुआ भाई। और ये बताओ भाई कितना मिला हमको भाई 0.5 मोल, कितना मतलब ए तो 5 मिनट बाद ये तो मिलता 0.2 मोल, तो 1 मोल से कितना कम हो गया 0.2 रह गया भाई। तो 0.8 यहाँ पर क्या हो भाई, अगर 0.2 मोल रहता है तो 0.8 मोल क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया भाई, इजंट इट। और ये बताओ क्या हमारे पास, ये भाई 0.5 मोल बचता है, तो खत्म भी कितना हुआ है, नहीं चलो इसको इसको भाई क्या बोलते हैं 6 मोल बोलते हैं, 0.6 मोल बचा हुआ है, ओके। तो ये बताओ कितना खत्म हो गया, 0.4 मोल क्या हुआ, ये खत्म नहीं हुआ क्या। अरे बोलो भाई, मतलब आपने 2 रिएक्शन लगाई, रिएक्शन A टू B एंड रिएक्शन C टू D, ठीक है। और दोनों ही क्या है, A के भी क्या है A मोल और C का भी क्या है 1 मोल। आपने 5 मिनट के बाद जब आपने A और C की आपने कंसंट्रेशन चेक की ना, तो A तो बचता है 0.2 मोल और C कितना बचा मिला आपको भाई 0.6 मोल। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि पहली 5 मिनट में ये तो खत्म हो गया 0.8 और पहली 5 मिनट ये खत्म हो गया 0.4। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, फास्ट कन्वर्जन किसका है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के अंदर भाई कन्वर्जन यहाँ पर फास्ट वो कहाँ पर है, ए के अंदर।
कैसे मालूम पड़ा भाई? बोलो भाई, इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट फास्ट बनता है कि ये फास्ट बनता है, कि ये रिएक्टेंट स्लोली कन्वर्ट होता है कि ये रिएक्टेंट स्लोली कन्वर्ट होता है? कौन सा भाई? भाई यहाँ पर रिएक्ट फास्ट नहीं क्या? तो आप क्या बोलोगे भाई? क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्टेंट पहली 5 मिनट 0.8 मोल कम हो गया, और ये भाई 0.4 मोल कम हो, सॉरी हाँ 0.4 मोल कम हो गया भाई। तुम क्या बोलेंगे? यहाँ पर रेट ऑफ कन्वर्जन क्या है? इस रिएक्शन की स्पीड क्या है? ज़्यादा। इस रिएक्शन स्पीड क्या है भाई? कम है ना? यहाँ पर स्पीड क्या है भाई? फास्ट है, वहाँ स्पीड क्या है? कम है, इजंट इट? तो आप कहोगे भाई कि क्यों ना हम सिर्फ चेंज इन कंसंट्रेशन नोट कर लें, क्या भाई? तो आप कहोगे भाई कि चेंज इन कंसंट्रेशन नोट कर लिया, तो जहाँ पर ज़्यादा चेंजमेंट आए कंसंट्रेशन में, वो रेट क्या होती है? फास्ट। जहाँ पर कंसंट्रेशन चेंजमेंट क्या आएगा भाई? कम आए। भाई आप यही तो कह रहे हो, यहाँ पर फास्ट रेट है, यहाँ पर क्या भाई? सॉरी यहाँ पर फास्ट रेट, यहाँ पर क्या भाई? स्लो रेट है। यहाँ पर कितनी कंसंट्रेशन कम होगी? 0.4। यहाँ पर कितनी कम होगी? 0.8। तो आप ये कहोगे ना भाई कि अगर किसी रिएक्शन में कंसंट्रेशन ज़्यादा घटे तो वो क्या है? फास्ट। किसी में कंसंट्रेशन क्या हो भाई? कम घटे तो वो क्या है? स्लो। लेकिन अभी मानो भाई कि हमारे पास एक कंसंट्रेशन हो भाई जहाँ पर रिएक्टेंट तो क्या है? E, और भाई प्रोडक्ट तो हमारे पास क्या है? F। ठीक है, बोलो भाई, तो ये क्या? E2F। इसका भी क्या हमारे पास 1 मोल। अब ये मानो भाई इसको मैंने 10 मिनट बाद स्टडी किया, कितना भाई? 10 मिनट बाद स्टडी किया इसको मैंने भाई, ठीक है। तो इसके 1 मोल के बचे मिले, पता कितने? बोलो भाई, इसके 1 मोल के बचे मिले 0.5 मोल। कितने? तो नहीं आया क्या आपको? अरे इसके 10 मिनट बाद कितने मिले इसके भाई? पॉइंट नहीं, चलो काम करो, 10 मिनट बाद इसके बचे मिले 1 मोल, 0.1 मोल। तो यहां बताओ कितना कम हो गया? 0.9। तो सबसे फास्ट कौन सी हुई? ये नहीं हुई भाई, क्योंकि ये 10 मिनट में है। नहीं बात आपको पहले पड़ रही? नहीं समझे बात? अगर आप सिर्फ चेंज इन कंसंट्रेशन देखोगे तो यहां पर क्या बताओ भाई? 0.2 रह गया है, 0.8। यहां क्या है? 0.4। यहां कितना रहेगा भाई? 0.9। लेकिन चलो और चलो भाई मानो कि 20 मिनट बाद ये क्या बताओ भाई? बल्कि क्या मानो भाई, क्या बताओ? 20 मिनट बाद क्या है ये? तो ये तो क्या है 5 मिनट में, ये क्या है 5 मिनट में, ये लेकिन मैंने स्टडी की, बताओ भाई 20 मिनट बाद। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है? यहाँ पर ये कंसंट्रेशन क्या है? 0.8 घटी है। यहाँ पर कंसंट्रेशन 0.4, यहाँ पर कंसंट्रेशन 0.9 घटी है। तो ये क्या फास्टेस्ट? कैसा होगा क्या भाई? आप यहाँ पर टाइम भी तो देखो, यहाँ पर 0.9 घटी, ठीक है, लेकिन 20 मिनट में घटी है। यानी हम सिंपली चेंज इन कंसंट्रेशन को स्पीड ऑफ द रिएक्शन का पैरामीटर तैयार नहीं कर सकते। हमने देखना पड़ेगा कि भाई वो चेंजमेंट कितने समय में आया है। इनको मैं डायरेक्टली कंपेयर क्यों कर पा रहा था? क्योंकि इनमें क्या था? सेम टाइम। यानी आपने चेंज इन कंसंट्रेशन चेक तो करना है। आपने चेंज इन कंसंट्रेशन को आप बोलो भाई रिएक्शन की स्पीड का रिप्रेजेंटेटिव बना तो सकते हो, लेकिन किस शर्त पे? उनमें टाइम क्या होना चाहिए? सेम भाई। यहाँ 5 था, यहाँ भी क्या था भाई? 5। अगर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 होता तो इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते ना आराम से। तो क्या चलोगे? तो सेम टाइम बना दिया करो भाई। अगर 2 रिएक्शंस दे रखी हैं और उनका सेम टाइम ना दे रखा तो सेम टाइम बना लो भाई। अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे भाई? यहाँ पर आप तो रेट अप, तो आपने इन्हें कंपेयर करना तो कोई दिक्कत नहीं भाई। कैसे? अब क्या बोलोगे? ये रेट क्या, ये क्या पक्की बात भाई? फास्ट। क्यों? यहाँ पहले 5 मिनट उतने टाइम में यहाँ पर क्या होता है? 0.8 घट गई, यहाँ पर उतने टाइम में पॉइंट, ये क्या फास्ट, ये क्या स्लो? हो गया ना कंपेयर भाई। लेकिन अगर मान लिया इनके टाइम अलग अलग हो तो इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। तो टाइम अलग अलग हो ना, तो आप क्या करो? तो आप उनको सेम टाइम स्केल पे लेके आओ। तो आप क्या बोलोगे कि 5 मिनट में ये बताओ कितना कम होता है? तुम क्या बोलेंगे? पहली 5 मिनट में ये कितना कम होता है? 0.4। तो 1 मिनट में कितना कम हुआ होगा? बोलो भाई 0.12, सॉरी 0.4/5, इजंट इट? ये कितना कम हुआ होगा? तुम क्या बोलेंगे? बोलो भाई 5 में 0.8, 1 में 0.8/5। नहीं है ना आपको ये? अरे बोलो भाई। और ये तुम क्या बोलेंगे
20 मिनट में 0.9 खत्म हो गया भाई, 1 मिनट में 0.9/20। अब सब क्या गया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, नहीं बात आपको पहले पड़ी तो बताओ 0.4/5 तो मेरे पास क्या आएगा, 0.08 0.08 भाई, और ये तो मेरे पास क्या आएगा, बोलो भाई 16, अरे भाई 0.16, और बोलो भाई बस ठीक है 0.16 इजंट इट। अब बताओ ये तो क्या आएगा हमारे पास, बोलो भाई कहाँ गया, अब 0.9 का क्या यो 0.045 ये आ गया ना, नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई। अब आप मुझे बताओ भाई कि इनमें बताओ ज़्यादा, अब क्या इनको अब हम भाई कंपेयर कर सकते हैं क्या, तो ये आपको लग क्या रही थी फास्टेस्ट, क्यों भाई 0.9 खत्म हो गया भाई, लेकिन 20 मिनट में आया था, तो इसकी बताओ रेट किया तो क्या तुम क्या बोलेंगे, 1 मिनट में ये कितनी खत्म हुई है 0.045, ये कितना है 0.16, ये बताओ कितना है 0.08। अब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, बताओ सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा बताओ हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास भाई सबसे ज़्यादा हमारे पास आएगा ये वाली, उससे कम क्या आएगी और सबसे कम कौन सी आएगी, ये वाली, नहीं आना आप समझे, तो बात आपको पहले पड़ गई। तो भाई तो कौन सा पैरामीटर, तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन, बिल्कुल ठीक, लेकिन पर यूनिट टाइम, क्या भाई 1 मिनट में, सबके 1 मिनट, बात आपको पहले पड़ गई, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन मिसलीडिंग हो सकता है, तो क्या करो भाई चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, इजंट इट, ठीक है भाई, नहीं आना आपको ये, तो इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड द डेफिनेशन बी, बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ ए रिएक्शन में सिंपली बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, तुम क्या बोलेंगे, बोलो भाई, तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है, टोटल चेंज और टोटल टाइम भाई, ये क्या 20 मिनट, ये क्या है 5 मिनट 5 मिनट है ना, तो ऊपर क्या है टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, तो क्या बोलो डेल्टा एक्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा एक्स बाई टाइम टेकन, टाइम क्या ये 20 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, और आपको पहले बढ़िया क्या है मेरे पास डेल्टा टी, तो इन सभी के ऊपर क्या होता है डेल्टा एक्स डेल्टा टी, डेल्टा एक्स टाइम टेकन, डेल्टा एक्स टाइम टेकन, तुम क्या बोलेंगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, नहीं आना आपको पक्का क्या, बोलो भाई मिटा दे इसको, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आप मुझे बताओ कि हमको क्या मिलेगी डेफिनेशन ऑफ, अच्छा मैं आपको बताऊं भैया 2 तरह की होती है, एक बताओ क्या होती है, एक होती है एवरेज रेट, क्या होती है इंस्टेंटेनियस रेट, क्या होती है एवरेज रेट और भाई इंस्टेंटेनियस रेट। अब आपने पढ़ा होगा ना भाई, ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, अब हम क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, भाई एक तरह से क्या, अरे इसको अब कितनी टाइप्स में पढ़ते हो भाई, एक होती है एवरेज रेट, एक क्या होती है इंस्टेंटेनियस रेट। अब एवरेज रेट क्या होती है, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, क्योंकि जैसे जैसे भी तो क्या होगा कंसंट्रेशन घटेगी भाई, तो रेट भी क्या होगी घटेगी भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके होती है प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट, है ना, तो भाई अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा लगातार क्या होगा कम होता जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि ड्यूरिंग रिएक्शन वो रिएक्टेंट वही लगातार जो क्या बनता है फाइनल प्रोडक्ट, क्या उसके अंदर लगातार कन्वर्ट नहीं होता है क्या, तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, हमको भाई लगातार रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी ना, और अगर भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार घटे तो क्या होगा, तो रिएक्टेंट की इनटू प्रोडक्ट कन्वर्ट होने की रेट भी क्यों लगातार कम होती जाएगी भाई, नहीं समझे बात, नहीं है क्या आपको, तो अगर रेट चेंज हो रही, मान लिया रेट भी तो क्या हो रही है, रेट लगातार भाई घट रही है,
नहीं समझे बात? अगर मैं कोई रेट फिक्स नहीं है, तो अगर आपने किसी टाइम पे आपने बहुत थोड़े टाइम इंटरवल में आपने क्या निकाली रेट, अगर आपने बहुत थोड़े टाइम इंटरवल में, मान ली रिएक्शन चली है 10 मिनट तक, रिएक्शन चली हुई क्या नहीं, रिएक्शन चली 1 घंटा चली है, तो आपने क्या किया, आपने उसमें क्या किया भाई 9:45 क्या 9:45 पे आपने क्या नोट कर ली कंसंट्रेशन, और 9:46 पे आपने क्या नोट कर ली कंसंट्रेशन, समझे बात? तो 9:46 पे और 9:45 पे आपने क्या नोट कर ली कंसंट्रेशन। उस डिफरेंस को आपने किससे भाग कर दिया 1 मिनट से, तो वो क्या है इंस्टेंटेनियस रेट। हालांकि मैंने आपको फिर भी ज़्यादा एक तरह से भाई टाइम फ्रेम बता दिया, ये और भी कम आपको यूज़ करना होता है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन अगर आपने भाई रिएक्शन चली मैंने क्या भाई 1 घंटा, आपने भाई काम किया, आपने शुरुआती कंसंट्रेशन और भाई 1 घंटे बाद फाइनल कंसंट्रेशन, आपने उनको डिफरेंस करके आपने 60 मिनट से भाग कर दिया, रिएक्शन चली 60 मिनट, तो आपने भाई इनिशियल कंसंट्रेशन ली और क्या भाई फाइनल कंसंट्रेशन, उसको आपने डिफरेंस किया किससे भाग कर दिया टोटल टाइम से, तो वो क्या है एवरेज रेट क्या भाई वो। लेकिन आपको पता हो भाई स्टार्टिंग में रेट क्या होती है ज़्यादा, बाद में रेट क्या होती है भाई स्लो होती जाएगी ना, क्योंकि अमाउंट भाई कम होती जाएगी। तो लेकिन अगर आप क्या करोगे, अगर आप भाई शुरुआत की 1 मिनट में क्या नोट करते हो रेट, शुरुआत के 1 मिनट पे रेट भाई, तो वो अलग आएगी, अगले 1 मिनट में अलग आएगी, अगले 1 मिनट में और भी कमाएगी, अगले 1 मिनट में और भी, अगले 1 मिनट में और भी कमाएगी। नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, नहीं समझे बात? यानी आप जो चेंज इन कंसंट्रेशन ये आप 0 मिनट और 60 मिनट पे नहीं, आप 1-1 मिनट या 1-1 सेकंड के ऊपर नोट कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। तो भाई उसे हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे dx बाई dt, तो क्या होती है इंस्टेंटेनियस रेट। यानी आप बहुत थोड़े टाइम फ्रेम में कंसंट्रेशन चेंज नोट करके और उस टाइम फ्रेम से भाग कर दो। नहीं आपको, अगर आप टोटल कंसंट्रेशन चेंज बाई टोटल टाइम सेकंड कर दे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एवरेज रेट। आ गया आपको ये, नहीं आ गया आपको ये, अभी निपट रहेगा अपनी ये ओके। अच्छा अब आप यहाँ पे बताओ भाई कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। अच्छा ये फॉर्मूला होता है भाई, तो एवरेज रेट उसे क्या हो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट, फॉर्मूला क्या होता है रेट का, फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एक्स बाई टी। अब एक्स क्या है चेंज इन कंसंट्रेशन, तो भाई कंसंट्रेशन में चेंजमेंट होता क्या है कंसंट्रेशन ही होगा, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, और नीचे हो तो क्या टाइम की हो तो क्या होती है सेकंड मिनट आवर कुछ भाई ईयर्स, नहीं मतलब आपको बोले बड़ी किसी भी तरह टाइम भाई मोल पर लीटर पर सेकंड। चलो हम यहाँ पर सेकंड तो बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकंड, नहीं आएगा आपको, तो मोल पर लीटर पर सेकंड ये क्या होती है भाई यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आ गया ना आपको ये, अब बताओ क्या पढ़ते भाई, आ गया ना आपको ये एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। अब बताओ भाई कोरिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट्स ऑफ वेरियस, अरे अच्छा एक बात और भाई, चलो एक बात और बताते हैं, मान लिया एक बात मैं आपको बताना भूल गया, एक होता है साइन कन्वेंशन। क्या भाई साइन कन्वेंशन, अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, बोलो भाई रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज क्या मान लिया, तो आप बताओ भाई रिएक्टेंट की टर्म में अगर आपको क्या लिखनी पड़ जाए इंस्टेंटेनियस रेट, बताओ आप कैसे लिखोगे। पहले आप लिखोगे कि डी आर यहाँ पर क्या मोलर कंसंट्रेशन किसकी भाई रिएक्टेंट की, तो डी आर बाई डी टी, ठीक है डी आर बाई, लेकिन रिएक्टेंट के साथ वही लगाते हैं माइनस, क्यों भाई क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार क्या होती है घटती भाई, तो याद रखियो। तो डी एक्स की वजह यहाँ पर क्या भाई एक्स यहाँ पर क्या है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नहीं बात आपको बोली पड़ी। और अगर आपने यहाँ पर क्या यूज कर ली भाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो बताओ क्या आएगा भाई dp बाई dt, सामने प्लस लिखो क्यों भाई, क्यों बोलो भाई प्रोडक्ट के सामने क्या लिखो भाई प्लस y भाई, क्योंकि रिएक्टेंट खत्म होता है प्रोडक्ट फॉर्म होता है।
इजंट इट? इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसकी कंसंट्रेशन हो गई, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसकी कंसंट्रेशन घटेगी। तो डी आर बाई डी टी माइनस का और डी पी बाई डी टी प्लस का आ गया ना आपको ये? ठीक है। अच्छा भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, कोरिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब ये ध्यान रखो भाई, इस टॉपिक के ऊपर, इस सब टॉपिक के ऊपर नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसके ऊपर मैं आपको बताऊं भाई, नेट में भी, गेट में भी, सिविल में भी, IIT JEE में, इसके ऊपर हर जगह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बोलो भाई। तो क्या करना आपने, कोरिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप कोई जनरल रिएक्शन लिखो, आप कोई जनरल, फिर मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं भाई जहां पर दो क्या हैं, रिएक्टेंट्स, और दो ही हमारे पास हैं प्रोडक्ट्स, तो A प्लस B, तो A और B तो क्या है, रिएक्टेंट्स, और स्मॉल a स्मॉल b क्या है, इनके मोल्स, कि इस रिएक्शन के अंदर इसके, अरे भाई इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर इसे कितने मोल है, A कितने हैं, स्मॉल a, और कैपिटल B कितना है, स्मॉल b, और हमारे पास भाई C और D हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट्स, तो C एंड D। तो भाई C के मोल कितने हैं, C, और D के मोल क्या है, D। ये आपको, तो हमने क्या लिखी, एक जनरल रिएक्शन A प्लस B C प्लस D। ठीक है, A C क्या है, रिएक्टेंट्स, C D क्या है, प्रोडक्ट्स, और A B क्या है, रिएक्टेंट्स के, और भाई C D क्या है, प्रोडक्ट्स के। अरे भाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर। ओके, अब आप मुझे बताओ, आप इन सभी के लिए रिएक्शन रेट लिखो। आप लिखो भाई, राइट डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स। बताओ भाई, हम क्या बोलेंगे, क्या होगा हमारे पास, तो डी ए बाई डी टी माइनस का, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए। ठीक है बात, और बताओ भाई, अब आप बताओ भाई, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ इन टर्म्स ऑफ बी, बताओ भाई, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट बी, बताओ क्या होगा, डी बी बाई डी टी, ये भी क्या माइनस का, बोलो भाई। लेकिन इनके लेकिन भाई इनको कोमा लगाओ, ये अलग है बिल्कुल, ये क्या है आपस में अलग है, तो ये क्या है, बोलो भाई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, क्योंकि ए क्या होगा, डिसअपीयर, बी भी क्या होगा, डिसअपीयर, तो डी बाई डी टी क्या है, माइनस का, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, माइनस डी बी बाई डी टी क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, इजंट इट। अब बताओ भाई, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, बताओ क्या आएगा हमारे पास, प्लस का, लेकिन सेमी भाई यहां पर अपने कोमा लगाना है कि अलग आपस में, और ये बताओ क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो डी डी बाई डी टी, तो ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, सॉरी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। ओके, तो आपने इनको सेपरेट लिख दिया ना, लेकिन टॉपिक का नाम क्या है, म्यूचुअल कोरिलेशन। क्या भाई, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन का म्यूचुअल कोरिलेशन, कि भाई रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की रेट म्यूचुअली कैसे आपस में डिपेंडेंट होती है, ये होता ना। तो अगर मैं ये कहूं भाई, मैं इस रेट को इसके बराबर लिखना चाहता हूं, ठीक है बात, या भाई मैं इस रेट को इसके बराबर लिखना चाहूं, तो पता क्या होगा, बताओ भाई, तो आप इन्हें ऐसे ही बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि बराबर है ही नहीं भाई। ये ए के घटने की रेट क्या होती है, अलग होती है, बी के घटने की रेट अलग होती है, ए से, सी के बनने की रेट इसके घटने की रेट से अलग है, ए के घटने की रेट बी के घटने की रेट से भी अलग है, और सी और डी के बनने की रेट से भी क्या भाई अलग है। सेम हो सकती है लेकिन अलग भी हो सकती है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो मैं ये चाहता हूं भाई कि ये सारे सेम हो जाए। तो पता है, अगर आप ये सेमी कोलन उठा के आप यहां पर क्या लगाना चाहो, इक्वल्स टू के साइन, तो पता क्या करना पड़ेगा, अगर आप इनको ध्यान, जब भी रिएक्शन रेट्स क्या करी जाए, इक्वल, बोलो भाई, चाहे रिएक्टेंट्स हो चाहे क्या हो, प्रोडक्ट्स,
आपने हमेशा क्या करना पड़ेगा, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग करना पड़ेगा। अगर मैं, क्योंकि भाई ए के डिसअपीयरेंस की रेट क्या होती है, अलग होती है बी के डिसअपीयर होने की रेट से, और वो अलग होती है, बताओ किससे भाई, सी और डी के बनने की रेट से। तो अगर मैं इनको इक्वल पुट करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -1/a डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, आप इसको उठाओ, क्या लो, अब क्या आ जाएगा, -db -1/b db बाई dt। यानी अगर आप इनको बराबर करना चाहोगे ना, तो आपने हर एक रेट को किससे भाग करना पड़ेगा, उसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो क्या है मेरे पास 1/c प्लस का ना भाई dc बाई dt और इज इक्वल टू 1/d dd बाई dt। क्या भाई, रिएक्टेंट्स हो चाहे क्या हो प्रोडक्ट्स, आपने अगर उनकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ, चाहे आप दो रिएक्टेंट्स चाहे दो प्रोडक्ट्स, चाहे एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, अगर आप उनकी रेट कंपेयर कर रहे हो, मतलब आप एक रिएक्टेंट की रेट को रिएक्टेंट की रेट के बराबर लिखो, या किसी भी दूसरे, हमारे पास जो क्या भाई फाइनल प्रोडक्ट, आप उसकी रेट के बराबर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आपने हमेशा किससे भाग करना पड़ेगा, इक्वल्स टू का साइन आया नहीं, आपने क्या करना पड़ेगा, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग करना जरूरी। क्यों भाई बताओ, ये दोनों जो क्या हैं प्रोडक्ट्स, इनकी रेट को किससे भाग करो, सी और डी से, और दोनों जो क्या हैं रिएक्टेंट्स, इनकी रेट्स को किससे भाग करो, ए और बी से। वाई वाई ऐसा क्यों करते बताओ, अब बताओ बेटा क्यों करते ऐसा, इनको मैंने ऐसे बराबर क्यों नहीं कर दिया, इनको मैंने ए बी सी डी से भाग क्यों करना पड़ता है। ओके कोई बात नहीं, आप ये बताओ 2a, चलो भाई मैं एक रिएक्शन लिखता हूं यहां पर, मैं यहां पर थोड़ा स्पेस बना ले, अरे यहां पर भाई एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, 2a से b बनता है, मतलब 2a से क्या बनता है भाई b। ओके b यहां पर क्या भाई फाइनल प्रोडक्ट, और a यहां पर क्या रिएक्टेंट। तो आप ये बताओ भाई a के बनने की रेट क्या होगी, सॉरी a के घटने की रेट क्या होगी, डी ए बाई डी टी। तुम क्या बोलेंगे, डी ए बाई डी टी क्या है, ए के डिसअपीयर होने की रेट, और भाई फाइनल प्रोडक्ट के बनने की रेट क्या होगी, डी बी बाई डी टी। अरे बोलो भाई प्लस का ना भाई, लेकिन बराबर नहीं है। लेकिन आप मुझे बताओ अगर ये रिएक्शन पूरी हो जाए, मान ली रिएक्शन क्या हो जाए भाई पूरी हो जाए, तो कितने मोल बनेगा प्रोडक्ट, रिएक्शन पूरी होने पर कितने मोल बनता प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बने भाई 1 मोल, लेकिन रिएक्टेंट कितना खत्म हो गया 2 मोल। अब सोचो भाई रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा 2 मोल, और फाइनल प्रोडक्ट वो घटेगा, सॉरी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा 1 मोल, लेकिन रिएक्टेंट क्या हो गया 2 मोल घट गया भाई। इसका मतलब होना हो, अगर ये 2 मोल घटने पर ये 1 मोल बनता है, मतलब इस सिर्फ ही ये 2 मोल घटने पर ये 1 मोल बनता है, मतलब इसके बनना इसका ये आधा बनता है, ये इसके मुकाबले जितना ही घटता है उससे क्या होता है ये आधा बनता होगा। यानी जितनी कंसंट्रेशन यहां खत्म होती है उससे आधी कंसंट्रेशन किसकी बनती है, बी की। यानी जितने टाइम में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी है उससे आधी कंसंट्रेशन की क्या होगी भाई, घटेगी उतने टाइम में। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, अरे भाई जितनी कंसंट्रेशन की बनी है उतने टाइम में एक ही 2 गुनी कंसंट्रेशन क्या होगी खत्म होगी। जितने टाइम में इसकी 1 मोल कंसंट्रेशन बनी है उतने टाइम में इसकी 2 मोल कंसंट्रेशन क्या होगी कम होगी। तो हम क्या बोलेंगे, यानी कि इसके घटने की रेट क्या है 2 गुना नहीं होगी भाई। मान ली रिएक्शन चली 5 मिनट, मान ली रिएक्शन क्या चली भाई 5 मिनट, तो 5 मिनट में ये बना 1 मोल, ये घटा 2 मोल, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ज्यादा किसका है 5 मिनट में ये तो बना 1 मोल और ये घटा भाई 2 मोल। अरे मैं रिएक्शन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहा हूं, मैं समझे बात। मान लिया 5 मिनट में रिएक्शन पूरी होगी तो ये तो बना 1 मोल, कितना बना भाई 2 मोल। तो मैं आपसे टोटल रेट पूछूं तो आप इन्हें बोलोगे भाई कि 5 मिनट में इसकी कंसंट्रेशन जितनी बढ़ती है
इसकी कंसंट्रेशन उससे 2 गुना घटती भाई। यानी इसका चेंज इन कंसंट्रेशन जो है, इसका चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है? डबल। यानी बी के फाइनल प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन चेंज से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज क्या है? डबल नहीं है क्या? तो रिएक्टेंट की रेट क्या है? 2 गुनी। नहीं भाई, भाई ये 1 मोल बनता है 2 मोल घटता है, तो इसका रेट ऑफ चेंज कंसंट्रेशन क्या है? 1 मोल। इसका सॉरी इसका रेट ऑफ इसका चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है 5 मिनट में? गिवन टाइम में इसका चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है? 1 मोल। गिवन टाइम में इसका चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है? 2 मोल। तो हम क्या बोलेंगे? इसका भाई चेंज इन कंसंट्रेशन डबल है उसी टाइम में, तो इसकी रेट क्या है? डबल। यानी इसके घटने की रेट 2 गुनी है इसके घटने की, इसके बढ़ने की रेट से। तो इनको मैं बराबर कर नहीं सकता भाई, तो एक ही शर्त पे बराबर हो सकते हैं। कैसे? ये 2 गुना है ना भाई। अगर मैं इस 2 से भाग कर दूं, इसके घटने की रेट इसके बनने की रेट से क्या 2 गुना है? ए 2 गुना घटता है, ए 2 गुना रफ्तार से घटता है बी के बनने की रेट से। नहीं समझे बात? तो अगर मैं ए के घटने की रेट को आधी कर दूं तो बराबर नहीं देगी भाई। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी? तो अगर मैं बेटा कोई, अगर मैं ए के घटने की रेट को मैं क्या कर दूं, अगर मैं ए के डिसअपियर होने की रेट 2 गुनी है, ए के डिसअपियर होने की रेट बी की फॉर्मेशन की रेट से क्या है? 2 गुनी ना। तो अगर मैं इस 2 गुनी को हाफ कर दूं तो क्या आ जाएगी? बराबर। पहले आप मुझे बताओ भाई, ये रेट इस रेट का क्या है? 2 गुना, मतलब 2 गुना इससे ही है। अब बराबर अब अभी क्या है भाई? ए के घटने की रेट बराबर होगी बी के बनने की रेट से, है ना। और इसको मैं यहां लेके आऊं तो भाई, या तो क्या करो, बी के बनने की रेट का 2 गुना कर लो, या ए के घटने की रेट का हाफ कर लो, बराबर तो भी होंगे भाई। तो आपको साफ साफ क्या नजर आ रहा है? यानी आपने ए के घटने की रेट, जो ए की क्या है डिसअपीयरेंस की रेट, उसे किससे भाग करना पड़ा है? इसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आपको भाई यहां तो फिर भागना किया, अरे ये लो 1/1। अब ठीक, अब समझ गए बात कि क्यों इनको भाई भाग। तो जैसे ही क्या आएगा इक्वल्स टू का साइन, तो आपने किससे भाग करना पड़ेगा? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ये बात आपको पहले पड़ेगा, ये भी बहुत जरूरी है। ओके, अरे बोलो भाई। तो इसके बेसिस पे चलो मैं क्वेश्चन बोलता हूं आपको। ओके, आप इसको वैसे मानो, फॉर एग्जाम्पल भाई कोई रिएक्शन है, ये कहता है 4NH3 क्या है? 4 अमोनिया प्लस 5 O2, 5 अमोनिया और 5 क्या है भाई? 4 मोल अमोनिया, 5 मोल क्या है? O2। इससे क्या बनता है? 4 मोल NO और प्लस 6 मोल क्या बनता है? H2O। ठीक है। और कहता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO क्या है? ये कहता है DNO। रेट ऑफ फॉर्मेशन NO क्या है भाई? ये है 3.6 इंटू 10 raised to the power -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, नहीं है आपको? अरे बोलो भाई, ये कहता कोई केमिकल रिएक्शन है, 4 अमोनिया 5 O2 क्या बनता है? 4 NO और वही 6 मोल वाटर। तो आप ये बताओ, और जबकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO क्या है? NO के बनने की रेट दे रखी है, तो पहले आपसे पूछता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया बताओ। क्या बताओ? DNH3 बाई DT बताओ भाई, बताओ क्या होएगी? बोलो भाई। तो आपने इनको म्यूचुअली पहले कोरिलेट करना पड़ेगा भाई, जो दे रखे बताओ। अब तो गिवन क्या हमारे पास? NO की, तो आप ने निकालनी है, तो आप इसकी रेट को NO की रेट से कंपेयर करिए, तो क्या होगा हमारे पास? तुम क्या बोलेंगे? तो DNH3 बाई DT, DNH3 बाई DT माइनस का, बोलो भाई ये तो क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ
अमोनिया, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO क्या है, DNO/DT। लेकिन इनको मैं भैया भी बराबर पुट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैंने किससे भाग नहीं किया, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। अब बताओ 1/4 1/4, अब क्या हो जाएगा बताओ, ये हो गया ना बराबर, बोलो भाई। तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल भाई, दोनों के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, तो DNH3/dt क्या आया, DNO/dt के बराबर आया ना। तो आपसे पूछ रहे बताओ भाई कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया क्या आएगी, तो यहां पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया क्या आएगी, बराबर है एग्जैक्टली क्या, DNO/dt यानी कि 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, नहीं आया क्या? अरे माइनस तो आएगा, माइनस तो सिर्फ है ना डिसअपीयरेंस के लिए, माइनस का मतलब यहाँ पर, माइनस का मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या होता है भाई, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। ओके, तो बराबर ही है क्या भाई, रेट क्या एग्जैक्टली क्या इसके बराबर आएगी। अब बताओ इसी में आपसे ये पूछ ले भाई कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अंजलि, ये बताओ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या आएगी यहाँ पर, बोलो भाई। ये दो प्रोडक्ट्स में से भाई एक बताओ क्या हमारे पास, वाटर बताओ रेट ऑफ, तो DH2O/dt क्या आएगा हमारे पास, तुम क्या बोलेंगे, अगर मैं इसको बराबर रखना चाहता हूं तो किसी को भी आपने बराबर रखना हो तो पहले उसके कोफिशिएंट से भाग कर लो, इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन क्या हमको NO, तो हम क्या बोलेंगे DNO/dt, बराबर करना तो क्या करो 1/4। पूछा क्या इसने आपसे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भाई, लेकिन 6 को आपने साइड फेंकना पड़ेगा ना, तो क्या है 6/4, तो DH2/dt क्या है मेरे पास, बोलो भाई 6/4 DNO/dt, मतलब भाई यानी कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 6/4 क्या हो 3/2, यानी कि भाई 1.5 गुना, इजंट इट, यानी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है NO, उसका 1.5 गुना बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। और ये बात हमको भाई लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि जब इसके 4 मोल बनते हैं इसे क्या बनते हैं, अरे भाई जितने टाइम में इसे क्या बनते 4 मोल, इसे क्या बनेंगे 6 मोल। क्या यहाँ पर आपको वैसे तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये 1.5 गुना बनता है यहाँ पर NO के मुकाबले, इजंट इट। तो ध्यान रखो भाई, जब भी क्या लिखा जाए बताओ, जब भी क्या लिखा जाए, अरे भाई इक्वल करो, आप रेट्स को इक्वल पुट करो, आपने हमेशा बताओ क्या करना है, बताओ आपने भाई हमेशा बताओ क्या करना है, फिर नहीं है ना आपको, ये आपने वही स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग कर देना है, ठीक है। ओके, अब मेरे ख्याल से भाई चलो एक क्वेश्चन और, एक भाई इसका इलस्ट्रेटिव एग्जांपल हम और लेते हैं ताकि आपको और बेटर क्या हो जाइए, क्लियर। कोई नहीं, अच्छा कोई रिएक्शन है, ये कहता है 2A, बात करें 2A + 3B रिएक्टेंट्स, और फाइनल प्रोडक्ट्स हमें हमारे पास 1/2C + 5D। C और D क्या है प्रोडक्ट्स भाई, और A और B क्या है रिएक्टेंट्स। तो ये कहता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, ये बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है ना, बताओ भाई। तो आप ये बताओ भाई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A बताओ, ठीक है, C की टर्म्स में बताओ भाई, बताओ C, आप ये बताओ भाई कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A बोला मैंने, तो मैंने क्या बोला, रेट ऑफ, आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A बताओ भाई, कोरिलेट करो, बताओ किससे, C से, बताओ हम क्या बोलेंगे, तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है DA/dt 1/2, बोलो भाई इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो भाई dC/dt क्या आएगा 1/0 पॉइंट, भाई 1/2 कितना होता है, 0.5 होता होगा, 0.5 से क्या करो उसको आप भाग करो। अब बताओ क्या है हमारे पास, बोलो भाई, तो 0.5 क्या हो गया, ऊपर 2 आ गया भाई, नहीं आएगा आपको। अब बताओ मेरे पास D/dt मेरे पास क्या आई 4 गुना, हाँ बेटा क्या हो गया,
तो बताओ भाई डी ए बाई डी टी मेरे पास क्या आई, क्या? हाँ भाई 4 टाइम्स हो जाएगा ये, आ गया ना आपको ये? तो ऐसे क्वेश्चन आप कर रहे हो आराम से। ओके भाई कोई बड़ी बात नहीं, आ गया ना? 2 दूनी 4। ओके अब बताओ क्या भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपने पढ़ना भाई कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम एक इनका बेसिक आइडिया लेंगे, ठीक है ना? आगे क्योंकि भाई पूरी जो केमिकल काइनेटिक्स है ना वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, सारे की सारी केमिकल काइनेटिक्स भाई इसी के ऊपर बेस्ड है। ओके इन फैक्टर्स को आपने क्या करना होता है, एलैबोरेट करना होता है जस्ट। ओके तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है? तो भाई कई रिएक्शन क्या होती है भाई, जो रेट ऑफ रिएक्शन से कई फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उनमें एक बताओ फैक्टर कौन सा होता है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। कई रिएक्टेंट्स करते हैं जैसे क्या भाई, आयरन हमको पता है, आयरन भाई बहुत स्लोली रिएक्ट करता है एयर के अंदर, इजंट इट? अरे बोलो भाई, पानी में आप क्या डाल दो भाई, आयरन, वो बहुत स्लोली क्या करता है, रिएक्ट। पानी में आप क्या डाल दो, सोडियम। मुझे पता है भाई हम एमएससी में बीएससी में ये काम जरूर करते ना, सोडियम को उसमें डाल के, ठीक है, और वहाँ से उसमें वो धड़ाका होता है ना आराम से, लेकिन वो खतरनाक होता है, मैं आपको बताऊँ भाई, ठीक है? उसमें अगर भाई ब्लास्ट वगैरह हो जाए, अगर आप गलती से भाई बड़ा सोडियम का टुकड़ा आप डाल दो तो भाई नुकसान हो सकता है, समझ गए बात? तो भाई आप ये बताओ, अगर आप एक तो आयरन का टुकड़ा आप डाल दो भाई और एक सोडियम का टुकड़ा, तो क्या रिएक्शन एक से होती है क्या? उनकी रेट्स क्या होती हैं, अलग अलग, इजंट इट? तो ध्यान रखियो भाई, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट बहुत मायने रखती है। कई रिएक्टेंट्स की नेचर क्या होती है, ज़्यादा रिएक्ट करने की, कई रिएक्टेंट्स की नेचर क्या होती है भाई, स्लो रिएक्ट करने की, इजंट इट? भाई जैसे आपने देखा होगा ना, कई इंसानों की लड़ाकू प्रवृत्ति होती है, कई लड़कियों की क्या होती है, लड़ाकू प्रवृत्ति, वे अपनी सास के साथ खूब लड़ती है ना भाई, रज के लड़ती हैं बिल्कुल। ओके और कई लड़कियाँ क्या होती हैं, थोड़ी भी क्या होती है, शांत स्वभाव की होती हैं, इजंट इट? वो भाई कम लड़ती हैं, लड़ती तो भी है, इजंट इट? ठीक है, लेकिन वो कम लड़ती हैं, ठीक है? वैसे भाई जो भाई बॉयज़ हैं उनकी भी क्या होती है, जो स्वभाव होता है पता होगा ना भाई, कई क्या होते हैं ज़्यादा लड़ाकू प्रवृत्ति होते हैं भाई, ठीक है? कई थोड़े भाई शांत स्वभाव के होते हैं, इजंट इट? हर एक इंसान का भाई जो टेम्पर वो अलग अलग होता है। ओके तो सिमिलरली भाई रिएक्टेंट्स का भी क्या होता है, टेम्पर अलग अलग होता है। ओके कई क्या होते हैं फास्ट रिएक्ट करते हैं, कई क्या करते हैं स्लो रिएक्ट करते हैं। एक होती है फिजिकल स्टेट, क्या भाई फिजिकल स्टेट, भाई देखो अगर रिएक्शन में तो क्या हमारे पास गैसियस फेज में क्या भाई, अरे बोलो भाई, देखो फिजिकल स्टेट का बहुत असर पड़ता है। अगर मान लिया हमारे पास जो मान लिया रिएक्टेंट्स कैसे लिक्विड है क्या भाई, और वो कंप्लीटली एमिसिबल, तो बहुत अच्छे से क्या हो जाएगी रिएक्शन। लेकिन अगर मान लिया भाई, अगर मान लिया वो मिसिबल नहीं है, तो जो सरफेस होगी कॉन्टैक्ट की, अरे कॉन्टैक्ट जो क्या होगी, दोनों अलग अलग होंगे भाई, तो इनकी शार्प बाउंड्रीज नहीं होती क्या, उसी पे क्या होगी सिर्फ रिएक्शन, इजंट इट? और भाई अगर हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है, तो भाई अगर वो पाउडर फॉर्म में है या भाई क्या बोलते हैं टुकड़ों की फॉर्म में से फ़र्क पड़ता है, क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको पाउडर फॉर्म में कर दिया तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेट भी क्या हो जाएगी, फास्ट। ठीक है, ओके तो फिजिकल स्टेट के ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। और आपको पता भाई अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो वो ज़्यादा कहाँ पर होती है, लिक्विड गैसियस स्टेट के अंदर। अरे भाई सबसे ज़्यादा आपने उसको हीट कर रखा होता है, ठीक है, और उससे भी रेट अफेक्ट होती है। एक क्या सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्टेट, अगर भाई आपके पास क्या है रिएक्टेंट्स कैसे हैं भाई सॉलिड फॉर्म के अंदर, तो वहाँ पर आप ये देखें कि भाई जितना ज़्यादा क्या होगा हमारे पास फाइन पाउडर, उतना ही रेट क्या आएगी ज़्यादा। इसीलिए भाई रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, इसीलिए जब कोई रिएक्शन लगाते हैं तो रिएक्टेंट्स को पीस के लगाते हैं, उनका बिल्कुल फाइन पाउडर। ओके तो बोलो भाई, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है सरफेस एरिया बढ़ता होता है और उससे रेट क्या होती है फास्ट है। क्या होती है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। भाई देखो सिंपल बात है, हम आमतौर पे
बीएससी में 11वीं 12वीं में लिखा होता है कि भाई कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट क्या होती है, बढ़ती है, और कंसंट्रेशन घटाने से रेट क्या होती है, घटती है। इजंट इट? ये भी काफ़ी हद तक ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन के केस में क्या भाई, एलिमेंट्री रिएक्शंस के केसेस में ये बात ठीक है, लेकिन जो क्या होती है सब सीक्वेंस, और आपको पता भाई एलिमेंट्री रिएक्शंस बहुत कम होती हैं। मोस्टली रिएक्शंस क्या होती हैं, मोस्टली रिएक्शंस क्या होती है भाई, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस, सब सीक्वेंस रिएक्शंस। इजंट इट? अरे बताओ भाई, तो ऐसे केसेस में ये जो बात होती है ठीक नहीं होती। ठीक है, आपको पता हो उस केसेस में क्या होता है भाई, जो कई एक आप आगे पढ़ोगे क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, समझ के बात, उसमें एक होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। वो क्या होती हैं, वहां पर कंसंट्रेशन बढ़ाओ या घटाओ तो कोई असर नहीं पड़ता भाई, रेट क्या रहती है, बिल्कुल सेम। अगर आप भाई एक होती है क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वहां क्या होती है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्या होता है, रेट बढ़ती है, घटाने पर रेट क्या होती है, घटती है। सेकंड ऑर्डर में भी, थर्ड ऑर्डर में भी, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, इन सब में क्या होता है बताओ भाई, अगर रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, पॉजिटिव, याद रखिए भाई रिएक्शन का ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है। तो अगर रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, पॉजिटिव है, अगर रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, पॉजिटिव, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट क्या होगी, बढ़ेगी, घटाने से क्या होगी, घटेगी। लेकिन अगर रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जीरो, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से घटाने से रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, नेगेटिव, तो भाई कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट घट जाएगी और घटाने से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि उल्टा प्रोसेस बिल्कुल। ठीक है, तो जो बात होती है भाई कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ती है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है, ये सिंपल भाई हम मान सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि भाई मोस्टली रिएक्शंस का ऑर्डर क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो उन पे तो बात लागू होती है, लेकिन सब पे लागू नहीं होती। नहीं आएगा आपको? और भाई बात हमको समझ में आती है, क्योंकि अगर मान ले भाई, अगर हम मुट्ठी में रेत पकड़ ले, तो अगर भाई मुट्ठी में ज़्यादा रेत होता है तो भाई, अरे बालू रेत, तो वो शुरू में उसे गिरने की रेट क्या होगी, ज़्यादा। लेकिन भाई जैसे जैसे रेत कम होता जाएगा, हम उसको बेटर तरीके से होल्ड कर सकते हैं भाई, उसके रेत के गिरने की रेट भी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। जैसे भाई टंकी होती है, उसमें पानी होता है, शुरू में क्या होता है भाई, अगर आप एक भारी टंकी में से टैप ऑन करके पानी भरते हो, तो शुरुआत में एक बोतल जल्दी भर जाएगी, लेकिन अगली बोतल थोड़ा कम टाइम में, अगली बोतल भाई और कम टाइम में, पता होगा ना से भाई। और जब टंकी में बहुत थोड़ा पानी रह जाएगा, इजंट इट? अरे भाई हम सभी ने पता होगा ना, अगर टंकी में पानी कम होता है तो नहाने का पानी अगर मान ले भाई, पता होगा ना आपको, अरे भाई अगर पानी बहुत कम है, बाल्टी लेकिन भर जाए, लेकिन उसमें टाइम बहुत लग जाता ना, टैप ऑन करके भाई उसके पास खड़े ही रहना पड़ता है, वो कई देर में जाके बाल्टी भरती है, इजंट इट? लेकिन भाई पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो सकता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी। ओके, फिर क्या होता है भाई, टेम्परेचर। अब देखो ये सारे फैक्टर्स नहीं है, हम इनको भी आगे पढ़ेंगे डिटेल्ड। ठीक है, यहां पर हम क्या दे रहे हैं, सिर्फ बेसिक ओवरव्यू। ठीक है, अब बताओ क्या हमारे पास, टेम्परेचर। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं भाई, जितने भी क्या है ये फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि रिएक्शन रेट को अफेक्ट करते हैं, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो कंसंट्रेशन और एक बाकी सारे। यहां पर मैं आपको भाई 10-11 फैक्टर आपको बताऊंगा। क्या? अरे भाई यहां पर क्या है, 10-11 क्या है यहां पर भाई, फैक्टर्स। उनमें से एक फैक्टर एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ। भाई एक तरफ का मतलब ये नहीं है कि उनको भाई उनका कॉन्ट्रीब्यूशन एक सा होगा, इसका मतलब क्या है कि वो सारे, आप आगे पढ़ोगे रेट लो, रेट क्या होते बताओ भाई किसी की, हम क्या बोलेंगे बताओ, के ए जहां पर क्या है कंसंट्रेशन, और के यहां पर क्या है रेट कांस्टेंट। ठीक है बात। तो अगर मान ले भाई हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, 10 फैक्टर, कितने, 10 फैक्टर्स, तो 10 में से एक फैक्टर तो कहां होता है, अकेला यहां पर होता है रेट लॉ में, और 9 फैक्टर कंबाइंडली कहां कंट्रीब्यूट करते हैं, इस रेट कांस्टेंट में। कहां पर भाई, रेट कांस्टेंट। नहीं आएगा आपको? हालांकि भाई और इनमें आपको पता भाई, इसमें कंसंट्रेशन भी और एक और भी होता है, प्रेशर भी, क्योंकि प्रेशर क्या होता है भाई, आप प्रेशर बढ़ाते हो तो आप एक तरह से कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, नहीं समझे बात। तो कंसंट्रेशन वाला और भाई प्रेशर वाला फैक्टर आमतौर पे कहाँ काम करते हैं बताओ भाई, इसके अंदर। ठीक है, और बाकी सारे फैक्टर कहाँ होते हैं, इसके अंदर। चाहे उसमें आपको भाई क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं भाई,
चाहे आपका टेम्परेचर है, चाहे एक्टिवेशन एनर्जी है, चाहे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, कुछ भी भाई वो सारा इसके अंदर आता है। आगे ना आपको ये ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम इनको पढ़ रहे थे जस्ट फौरी तौर पे। अब बताओ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये टेम्परेचर, कि भाई टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। तो यूजुअली देखा गया है कि टेम्परेचर बड़ा भाई आगे आएगा डिटेल्ड, ये आगे आप भाई टेम्परेचर का इफेक्ट आप आगे क्या पढ़ोगे काफ़ी डिटेल्ड। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं इसका बेसिक आइडिया। तो होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट क्या होती है पता है आपको, बढ़ती है। क्यों भाई, आगे आप मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। देखो जब कोई रिएक्शन होती है ना, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में क्या होना चाहिए, कोलिजन। क्या होना चाहिए, कोलिजन, तभी रिएक्शन होएगी। और कोलिजन भी कैसा होना चाहिए, एक खास ताकत के साथ। अगर दो इंसान टकरा जाएं भाई और उनकी स्पीड कम हो तो उनमें लड़ाई स्टार्ट नहीं होगी भाई, इज़न्ट इट। लेकिन दो गंजे हैं, अगर भाई वो मान लिया अरे एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और भाई में से दो गंजे आ रहे हैं भाई और उनके सर भाई हल्के है क्या हो जाए, सॉरी अगर एक गंजा भाई साइड से निकल जाता है दोनों गंजे, तो उनकी लड़ाई नहीं होगी भाई। क्यों, क्योंकि उनका कोलिजन नहीं हुआ। अगर भाई सामने आमने सामने आ रहे हैं, टकरा गए भाई, लेकिन भाई बहुत आराम से आ रहे थे, तो उनके सर फूटे तो सही, लेकिन बहुत कम फूटे, तो भी उनमें लड़ाई स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन दोनों गंजे भागे आ रहे बिल्कुल भाई, और तब उनके सर भिड़ जाए तो क्या बोले भाई, दिखता नहीं बात आपको पले पड़ी, तब उनकी लड़ाई शुरू होने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है भाई। बात आपको पले पड़ेगी। और एक बात और, दोनों गंजे भाई यानी कि उनकी टक्कर भी होनी चाहिए और एक खास एनर्जी के साथ होनी चाहिए और एक खास ओरिएंटेशन में। नहीं बात आपको पले पड़ी। मान लिया दोनों क्या भाई, दोनों गंजे मान लिया भाई साइड से निकल जाए, तो उनके सर टकरा के रह जाएंगे हल्के हल्के। अरे हल्का आमने सब पूरी तरह आमने सामने नहीं है, एक चिंगारी उठ के रह जाएगी जस्ट। पता होगा ना आपको, मेरे पुरानी मूवीज में वो था, वो धर्मेंद्र जो था भाई, है ना, वो गंजा सेठी से सर से ऐसे नहीं है तिली जलाया करता, ठीक है, वो भी एक कमाल का एक वही सीन हुआ करता। ठीक है, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन, बिल्कुल आमने सामने क्या होनी चाहिए, टक्कर, बड़ा का उठे बिल्कुल, तब झगड़ा शुरू होगा भाई। तो सिमिलरली रिएक्टेंट्स को कोलाइड करना पड़ता है और कोलिजन भी क्या होना चाहिए, एक खास एनर्जी के साथ। तो अगर मान लिया कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाए तो रेट भी क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। तो टेम्परेचर वास्तव में तो क्या करता है, तो आपने पढ़ा होगा ना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, आपने पढ़ा है ना भाई, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। वो कैसा होता है, ऐसा बोलो भाई। अब ये क्या है एनर्जीज और ये क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या उनकी एनर्जीज। तो मानो भाई ये क्या है, वो एनर्जी जो कम से कम इनके पास होनी, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास पक्का होनी चाहिए ताकि उनका कोलिजन क्या हो जाए, एफिशिएंट। क्या हो जाए भाई, एफिशिएंट। समझ गए बात। तो आप ये बताओ भाई, तो इससे यानी कि सिर्फ ये मॉलिक्यूल्स क्या रखते हैं, सफिशिएंट एनर्जी टू रिजल्ट इन इफेक्टिव कोलिजन। सिर्फ भाई, अरे भाई ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या है एनर्जी, तो ये क्या है मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। बोलो भाई ये तो क्या है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। अरे बोलो भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स रखते हैं, लेकिन ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसके आगे जो कर्व के अंडर एरिया होगा सही, ये एरिया क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये एरिया क्या बता रहा है भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है बात। अब आप ये बताओ भाई, अब अगर हम क्या करें, टेम्परेचर बढ़ा दें तो पता क्या हो जाएगा, ऐसा कर्व आएगा। कैसा भाई, इस टाइप का। बताओ क्या होगा हमारे पास, ये जो हमारे पास क्या है, अरे भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एवरेज एनर्जी, वो नंबर तो क्या होगा भाई, घट गया ना। लेकिन एवरेज एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, पहले एवरेज एनर्जी ये थी, अब बताओ क्या है भाई, ये वाली है, बढ़ गई ना भाई। और एक काम और हो गया भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या अब ज्यादा एरिया नहीं है क्या इसके अंदर। तो आपको साफ दिख रहा है भाई कि अगर जब आप क्या बढ़ते हो, जब आप क्या बढ़ाते हो, टेम्परेचर। जब हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर रेज करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर ऐसे पार्टिकल्स का नंबर बढ़ गया तो इफेक्टिव कोलिजन भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे।
और ज़्यादा कोलिजन क्या होंगे इफेक्टिव, तो रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी ना भाई। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, इसीलिए क्या होता है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, रेट बढ़ती है। नहीं समझे बात। अब कितनी बढ़ती है, अब इसको भाई मैं आपको बताऊं, तो जो टेम्परेचर होता है, बोलो भाई, जो क्या होता है टेम्परेचर, वो पूरी तरह कैसे भाई काम करता है, वो तो आपको पढ़ाया जाएगा कहाँ पर, जब आपको हम क्या पढ़ाएंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, एरी-हेनिस थ्योरी, ठीक है बात। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं, फिलहाल आप बताओ सिंपली क्या मान लो भाई, एक होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, आमतौर पर देखा गया है कि हर एक 10 डिग्री, क्या बोलो भाई, हर 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट डबल हो जाती है, डबल से लेकर ट्रिपल, क्या यानी भाई किसी रिएक्शन में क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, रेट दोगुनी हो जाएगी, किसी में क्या हो जाएगा 2.1 गुनी, किसी रिएक्शन में क्या हो जाएगा। लेकिन तकरीबन क्या होता है भाई, तकरीबन सभी रिएक्शंस क्या करती हैं, टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पर कितनी रेट बढ़ा देती हैं अपनी, ज़्यादातर रिएक्शंस की रेट 2 से 3 गुना बढ़ती है 10 डिग्री टेम्परेचर को रेज करने पर। तो इस जितने गुना बढ़े ना, उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अगर मान लिया 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट हो जाए, बताओ क्या, 3 गुना, तुम क्या बोलेंगे, TC कितना है, 3, अरे बोलो भाई। और अगर मान लिया भाई 10 डिग्री बढ़ाने पर बताओ क्या हो जाए, 2 गुना हो जाए, क्या हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, 2। अगर 2.5 गुना बढ़ जाए तो 2.5 है, बात आपको पहले पड़ गई। और याद रखो भाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग अलग रेंज पे डिफाइन किया जा सकता है। 15 डिग्री पे आप डिफाइन कर सकते हो भाई कि 15 डिग्री बढ़ाने पर ये रेट बढ़ी है, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई। तो आपको बताना पड़ता है कि ये जो कोफिशिएंट है ये कितनी रेंज का है, कितनी रेंज का मतलब क्या है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट 2 गुना हुई है, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई। तो एक फॉर्मूला होता है कि रेट कितने गुना बढ़ जाएगी, बोलो भाई, अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कितने गुना बढ़ जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव इंक्रीज इन रेट, रिलेटिव इंक्रीज इन रेट। वो तो कैसे आता है भाई, ये आता है x, x यहां पर क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, x की पावर डेल्टा टी, डेल्टा टी बताओ क्या है, टोटल टेम्परेचर चेंज, एंड डेल्टा टी, ये क्या भाई, यहां पर डेल्टा टी तो बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई, फिर काम करो, ऐसे बोल दो डेल्टा टी टोटल, क्या भाई, डेल्टा टी टोटल, और यहां पर आप क्या बोलो भाई, डेल्टा टी TC, TC तो क्या भाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट, समझे बात। तो इससे आएगा। तो अगर आप आपने आप नहीं पता करना है, आपको क्या पता भाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसको रखो यहाँ पर ऊपर, क्या रखो, टोटल टेम्परेचर चेंज, उसे किससे भाग कर दो भाई, पावर क्या बनाओ, टोटल टेम्परेचर चेंज डिवाइडेड बाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल कोई ये बोल दे कि कोई रिएक्शन है A to B, बोलो भाई A to B कोई रिएक्शन है, यहां पर टेम्परेचर डबल करने, सॉरी 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट क्या होती है, डबल, क्या होती है, डबल। तो x कितना आ गया, डबल, अरे बोलो भाई, नहीं आप सुनो आपको, तो x यहां पर क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट भाई, या चलो इसको कम करो आप, इसको भाई, इसको n बोल देते हैं यहां पर, अरे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्या n, n तो यहां पर क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ठीक है, अरे बोलो भाई, इसको चलो भाई, इसको कुछ और बोल देते हो, क्योंकि x से आप क्या शो करते हो आमतौर पे, कंसंट्रेशन है ना, यहां पर, फिर को बोलते हैं आप यहां पर भाई उसे शो करते हो, क्या बोलते हैं, अरे ए से मोस्टली, कैपिटल ए से दो, ठीक है भाई, मैंने बोल दिया यहाँ पर x क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो बताओ कोई ये बोल दे कि 10 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर रेज करने पर बताओ क्या होता है, रेट 2 गुना होती है। तो बताओ भाई 400 केल्विन से 450 केल्विन करने पर रेट कितने गुना बढ़ जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे बताओ। तो बताओ भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 2 है। कितना भाई, 2 यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। नहीं आपको है भाई 2 यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। पावर क्या बनाओ इसकी, ऊपर क्या लिखो बताओ भाई, फुल रेंज क्या है 450 माइनस 400, बताओ क्या है मेरे पास 50, भाग किसे करो। और भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट जो आपके पास है उसकी रेंज क्या थी 10 डिग्री, तो 50 बटे 10 क्या है मेरे पास 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 100 दूनी 32, तुम क्या बोलेंगे 32 गुना क्या बढ़ जाएगी रेट। नहीं आएगा आपको, मैं आसान तो ये, कोई ये कह दे कि 15 डिग्री सेल्सियस पे, क्या 15 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या बताओ भाई 3। अरे भाई जो मैंने आपको ये रेंज मैंने आपको बताई थी ना, कौन सी 2 से 3 की, ये कब होती है जब कोफिशिएंट आप क्या मानो 10 डिग्री रेंज का, जब आप भाई कोफिशिएंट क्या मानो 10 डिग्री की रेंज का। भाई ये बात आपको पहले पड़ी, अगर आपने रेंज बढ़ा दी तो कोफिशिएंट की रेंज क्या होगी, बदल जाएगी। ओके चलो फिलहाल आप ये बताओ भाई, अगर मैं ये बोलूँ कि 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ती 3 गुना, तो एक्स कितना है बताओ भाई, एक्स कितना भाई 15 डिग्री सेल्सियस पे 3 गुना बढ़ती है। ठीक है, तो ये बताओ भाई 300 से लेके 345 करने पर रेट कितने गुना हो जाएगी, हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई क्या बोलो, कोफिशिएंट क्या 3, 3 की पावर ऊपर क्या लिखो 45 बटे इस कोफिशिएंट की रेंज क्या थी 15, 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27 गुना। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई ज्यादातर केसेस में टेम्परेचर कोफिशिएंट किसको मानते हैं, 10 डिग्री वाले को ही मानते हैं, किसको भाई 10 डिग्री की रेंज। नहीं आएगा आपको, तो भाई ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे ना, कोई दिक्कत है, अरे बोलो भाई। ओके तो इसको आपको और पढ़ाया जाएगा डिटेल्ड। ठीक है, अब बताओ क्या हमारे पास भाई, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, तो इसके बाद आपने बताओ क्या पढ़ना भाई, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। अब बताओ भाई कैटालिस्ट क्या होता है, जो खुद तो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, नाम तो सुना होगा आपने भाई। कैटालिस्ट क्या होता है, जो भाई ना कहाँ पर है रिएक्टेंट्स में और ना ही भाई कहाँ पर है फाइनल प्रोडक्ट्स, वो भाई कहीं पर भी नहीं है भाई, ना तो रिएक्टेंट्स में और ना ही फाइनल प्रोडक्ट, ये भाई कहीं पर भी नहीं है। लेकिन इसको यहाँ पर लिखते हैं, पता होगा ना आपको भाई कैटालिस्ट को। ये क्या करता है बताओ, ये रिएक्शन की स्पीड क्या करता है, कैटालिस्ट क्या करता है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है भाई। समझ गई बात। आमतौर में आपको बताऊँ भाई कैटालिस्ट क्या मानते हैं, जो रेट को बढ़ा दे। लेकिन भाई कई कैटालिस्ट कैसे होते हैं जो रेट को क्या करते हैं घटाते हैं, नहीं क्या बोलते हैं भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटालिस्ट। अगर कोई रेट को बढ़ा दे उसे क्या बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट, कोई घटा दे क्या बोलते हैं उसको नेगेटिव कैटालिस्ट। ठीक है, लेकिन भाई जनरल इसका सेंस यही होता है कि पॉजिटिव कैटालिस्ट को क्या बोलते हैं कैटालिस्ट अमूमन। मतलब जब जनरली की बात हो रही हो भाई, कोई क्या बोल दे कि क्या है कैटालिस्ट, तो आप क्या मानोगे कि रेट को बढ़ाने वाला। आपको कैसा होता कैसे, तो ध्यान रखियो भाई कैटालिस्ट की प्रेजेंस रेट को बढ़ा देती है। भाई मैंने आपको बताया था जनरली क्या होता है कि ये जो बैरियर होता है, ये जितना क्या होगा, जितना बैरियर क्या होगा ज़्यादा, उतना ही मॉलिक्यूल इसको भाई एक गिवन टाइम में कम क्रॉस करेंगे, तो रेट क्या है हमारे पास कम आएगी ना। ठीक है, तो कैटालिस्ट क्या करता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। कैटालिस्ट क्या करता है भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो पाथवे होता है उसके लिए एक अल्टरनेट पाथ मुहैया कराता है भाई। ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है फाइनल प्रोडक्ट। तो एक तो पाथवे ये हो गया, एक पाथवे क्या ये हो गया भाई, मान लिया बिना कैटालिस्ट क्या है, बिना कैटालिस्ट रिएक्टेंट से फाइनल प्रोडक्ट बनने का पाथ ये है। अब कौन सा आ गया ये, तो भाई ये तो क्या होगा भाई, क्योंकि कैटालिस्ट क्या करता है वो रिएक्टेंट से बाइंड करके और कुछ ऐसी
स्पीशीज तैयार करता है, ठीक है, जो एनर्जी में क्या होती है काफ़ी लो होती है, उससे बताओ फिर क्या होता है, रिएक्शन का बैरियर क्या हो गया, कम हो गया ना, तो रेट क्या हो जाएगी, फास्ट। नहीं आएगा आपको? तो भाई कैटालिस्ट बताओ क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। और बताओ फिर क्या होता है हमारे पास, प्रेशर, प्रेशर ऑफ द रिएक्शन क्या करेगा भाई, यूजुअली प्रेशर ऑफ द रिएक्शन क्या करेगा, रेट को बढ़ाएगा। वाई वाई वाई, क्यों भाई, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे आप तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, एक तरह से बढ़ जाएगी, इनडायरेक्टली वही इफेक्ट नहीं आएगा हमारे पास, अरे भाई कंसंट्रेशन वाला, ठीक है। और बताओ फिर क्या हमारे पास, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, क्या नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, भाई एक होता है सॉल्वेंट पोलैरिटी, क्या देखो, एक होता है हमारे पास भाई सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एक होता है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। आमतौर पे ये पाया गया है कि जो एल एन के होता है, एल एन के क्या होता है, रेट कांस्टेंट, क्या होता है रेट, ये आपको पढ़ाएंगे कि भाई क्या होता है, ये जो रेट कांस्टेंट होता है ये होता है ए माइनस बी बाई डी, जहां पर ए और बी तो क्या है कांस्टेंट, और डी क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भाई सॉल्वेंट का, नहीं आपको आया? तो भी सिंपल सी बात है, तो अगर 1 बाई डी बढ़ेगा तो होता क्या भाई, अरे इसका साइन क्या है, 1 बाई ए भी कांस्टेंट बी भी कांस्टेंट, और 1 बाई डी आप क्या है तो क्या है डायरेक्टली कांस्टेंट, लेकिन आप इसे क्या बना दो वेरिएबल, आप सॉल्वेंट बदल दो भाई, सॉल्वेंट का आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाते जाओ, यानी आप सॉल्वेंट ही क्या करो बदलते जाओ, तो बताओ क्या होएगा, तो ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। बोलो भाई यहाँ पर क्या 1 बाई डी, ये क्या है एल एन, कि भाई आपको नजर भी आता है, स्लोप क्या होगा y इज इक्वल टू एम, यहाँ पर क्या है m, यहाँ पर क्या है माइनस बी, c यहाँ पर क्या है a, और x यहाँ पर क्या 1 बाई डी। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो हम क्या बोलेंगे 1 बाई डी बढ़ने से, 1 बाई डी बढ़ने से एल एन के क्या होता है घटता है, यानी कि भाई रेसिप्रोकल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ने से क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है घटता है। बात आपको पहले पड़ेगी। एक क्या होता है हमारे पास, तो भाई पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो अफेक्ट करता ही करता है, लेकिन सॉल्वेंट की पोलैरिटी भी अफेक्ट करती है। कैसे भाई, मान लिया हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, बोलो भाई रिएक्टेंट टू फाइनल प्रोडक्ट, और ये क्या हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान रखियो भाई, कोई भी रेट किस बात से डिसाइड होती है भाई, अरे भाई रेट को बताने में जो हमारे पास क्या है प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट किसको डिसाइड नहीं करता, कौन करता है, रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ट्रांजिशन स्टेट, ये गैप डिसाइड करेगा कि रेट फास्ट होगी कि स्लो होगी, इजंट इट। अरे बोलो भाई, भाई ये गैप क्या डिसाइड करेगा कि रेट स्लो होगी कि फास्ट होगी, नहीं है आपको? तो आप बताओ, अगर मान लिया अब रिएक्टेंट क्या है नॉन पोलर, और ये बताओ क्या है पोलर, भाई ये क्या है, ये मान लिया क्या है लेस पोलर, ये क्या है मोर पोलर। तो अगर आपने सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ा दी तो याद रखियो भाई पोलर चीज पोलर क्या करती है स्टेबलाइज, नहीं आपका ये क्या बताओ लेस पोलर, ये क्या भाई मोर पोलर, रिएक्टेंट लेस पोलर, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट क्या है मोर पोलर, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या आएगा ज्यादा नीचे आएगा भाई, तो सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाने पर नीचे कौन आएगा, ये भी नीचे आएगा, लेकिन ये भी क्या आएगा ज्यादा नीचे, तो गैप क्या हो जाएगा भाई। पहली बात तो आपने जो हमारे पास क्या बनता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो अगर मान ले ये क्या है मोर पोलर, ये क्या लेस पोलर, तो जब आप क्या पढ़ाओगे सॉल्वेंट पोलैरिटी, तो ये भी नीचे आएगा और ये भी नीचे आएगा, लेकिन ये क्या आएगा कम नीचे, ये क्या आएगा भाई ज्यादा नीचे, तो गैप क्या हो जाएगा, अभी गैप ये है रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, गैप ये है ना, अब ये क्या आएगा कम नीचे, क्या आएगा ज्यादा नीचे, तो गैप क्या हो जाएगा कम हो जाएगा भाई, तो रेट क्या हो जाएगी फास्ट, नहीं समझे बात? या फिर मान ले भाई ये क्या हो लेस पोलर, ये क्या हो ये लेस पोलर होता, और ये क्या होता
मोर पोलर, तब बताओ क्या था हमारे पास, लेस पोलर मोर पोलर, रिएक्टेंट क्या है मोर पोलर, ये क्या है लेस पोलर। अब बताओ क्या है हमारे पास, दोनों ही क्या होंगे स्टेबलाइज, लेकिन लेस पोलर क्या होगा लेस स्टेबलाइज, मोर पोलर क्या होगा मोर स्टेबलाइज, तो गैप क्या हो जाएगा, बोलो भाई बढ़ जाएगा, इजंट इट। अरे बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे, तो याद रखियो भाई, तो आप देख लो भाई कि कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है ना। मतलब सॉल्वेंट पोलैरिटी आप देखो भाई, अगर इस गैप को क्या कर दे घटा दे तो क्या हो जाएगा, रेट फास्ट कर देगी, और बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी। नहीं आएगा आपको, अरे बस इसका उल्टा कर दियो फिर, ये मैंने बताया आपको सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाते हुए और सॉल्वेंट पोलैरिटी घटाते हुए, इन्हीं इफेक्ट्स को आप क्या कर दियो उल्टे। जैसे ये क्या है लेस पोलर, ये क्या है मोर पोलर, तो सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाने पर क्या होता है रेट फास्ट होएगी, तो सॉल्वेंट पोलैरिटी घटाने पर रेट क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी, उल्टा इफेक्ट। नहीं है ना आपको ये, अरे बोलो फिर बताओ हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। भाई एक हमारे पास क्या होती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस, कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि भाई वो फाइनल प्रोडक्ट तभी बनाती हैं जब क्या हो जाए लाइट गिर जाए, अदरवाइज भाई रिएक्टेंट फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा ही नहीं, रिएक्टेंट रिएक्ट ना करे भाई। कई रिएक्शंस में क्या होता है बताओ, उन्हें क्या बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, समझ गए बात। तो वो रिएक्शन होती कब है जब क्या आ जाए लाइट, तो भाई प्रेजेंस ऑफ लाइट भी क्या होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट। और कई रिएक्शन क्या होती हैं उन वे लाइट से क्या होती हैं एग्रीवेट होती है, फास्ट हो जाती है, समझ गए बात। तो उनमें एक तरह से लाइट कैसे काम करती है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने का काम करती है। नहीं आएगा आपको ये, और बताओ अब बताओ हाउ मैनी टाइम्स वुड द रेट इंक्रीज इफ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज रेज्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 390 केल्विन। ये क्या था ये बताओ भाई, रेट कितने गुना बढ़ जाएगी, अगर ये आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ रेट कितने गुना बढ़ जाएगी अगर टेम्परेचर 300 केल्विन से क्या कर दिया जाए 390 केल्विन, जबकि 10 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है 2। बताओ भाई, बताओ पहले बताओ, अरे बताओ भाई, ये कहता है टेम्परेचर आपने क्या किया है 300 केल्विन से 390 केल्विन, तो ये बताओ अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या दे रखा है 2, तो रेट कितने गुना बढ़ जाएगी, क्या बोलोगे आप भाई 2 तो क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो 2 लिखो, ऊपर क्या लिखते हैं फुल रेंज, कितना डिफरेंस 90 बाई 10 कितना है 2 की पावर 9, क्या होता बताओ भाई 1 2 3 4 1 2 3 4 5 7 512 टाइम्स। नहीं आएगा आपको ये, आसान है कि मुश्किल हुई है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।